हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 13 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए, जो बच्चे आज नए हैं वे मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, और जो बच्चे मेरे पिछले अध्यायों को नहीं पढ़े हैं वो मेरे चैनल पर जाकर पिछले अध्यायों को पढ़ें। चलिए चलते हैं। सभी प्राणी यहाँ तक कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अच्छा आएगा। सभी प्राणी यहाँ तक कि मानव भी आहार के लिए पौधे पर निर्भर हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे अपना आहार कहाँ से प्राप्त करते हैं? वास्तव में हरे पौधे अपना आहार संश्लेषित करते हैं तथा अन्य सभी जीव अपनी आवश्यकता के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। हर पौधे अपने लिए आवश्यक भोजन का निर्माण अथवा संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, अतः वो स्वदेशी कहलाते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी संश्लेषण केवल पौधों में ही पाया जाता है तथा अन्य सभी जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। यह एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अंततः कुल मिलाकर पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण होने के दो कारण हैं। यह पृथ्वी पर समस्त खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है तथा यह वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न हो तो क्या होगा? इस अध्याय में प्रकाश संश्लेषी या मशीनरी तथा विभिन्न प्रतिक्रियाओं के विषय में बताया जाएगा जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। 13.1 हम क्या जानते हैं? आइए पहले यह पता करें कि हम प्रकाश संश्लेषण के विषय में क्या जानते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने कुछ सरल प्रयोग किए होंगे जिनसे पता लगा होगा कि क्लोरोफिल ब्रैकेट है पत्तियों का हरा वर्णक प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आपने शायद वेरीगेट पत्तियों या सबलित अथवा उस पत्ती में जिसे आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया हो और प्रकाश में रखा हो जिसमें स्टार्च या मंड बनाने का प्रयोग को किया गया हो। स्टार्च के लिए इन पत्तियों के परीक्षण से यह बात प्रकट होती है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश में पेड़ के केवल हरे भाग में संपन्न होती है। आपने एक अन्य प्रयोग आधी पत्ती से किया होगा जिसमें एक पत्ती का आंशिक भाग प्रखनली के अंदर रखा होगा और इसमें KOH से भीगी हुई रुई भी रखी होगी। KOH CO2 को अवशोषित करता है जबकि शेष भाग को प्रकाश में रहने दिया होगा। इसके बाद इस उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रखा जाता है। कुछ समय के बाद आप स्टार्च के लिए पत्ती का परीक्षण करते हो। इस परीक्षण से आपको पता लगा कि पत्ती का जो भाग प्रखनली में था उसने स्टार्च की पुष्टि नहीं की और जो भाग प्रकाश में था उसने स्टार्च की पुष्टि की। इस प्रयोगों से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। क्या आप इसका वर्णन कर सकते हो कि ऐसा निष्कर्ष किस प्रकार निकाला जा सकता है? अब 13.2 पहले पिक्चर देख लेते हैं 13.1 का। देखिए यहाँ पिछले का प्रयोग है, आगे पढ़ेंगे। पिक्चर आगे देख लीजिए, पिक्चर पहले ही इसमें लाइट जल रही है, इसमें नहीं जल रही है। चूहा भी टपक गया है, इसमें चूहा जिंदा है। इसमें लाइट जल रही है, पेड़ पौधा रखा है तो चूहा जिंदा है। इसमें भी लाइट जल ही रही है, पेड़ पौधा है तो चूहा भी जिंदा है। यह है प्रिस्टले का प्रयोग। चलिए प्रारंभिक प्रयोग में देखें क्या लिखा है यहाँ। उन साधारण प्रयोगों के विषय में जानना काफ़ी रुचिकर होगा जिनसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्रमिक विकसित हुई है।
जोसेफ प्रिस्टले 1733 से 1804 ने 1770 में बहुत से प्रयोग किए, जिनसे पता लगा कि हरे पौधे की वृद्धि में हवा की एक अनिवार्य भूमिका है। आपको याद होगा कि प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रिस्टले ने देखा कि एक बंद स्थान जैसे कि एक बेल जार में जलने वाली मोमबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है। चित्र 13.1 के अ, ब, श, द में देख सकते हैं। इसी प्रकार किसी चूहे का सीमित स्थान में जल्दी ही दम घुट जाएगा। इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती मोमबत्ती हो अथवा कोई प्राणी जो वायु से सांस लेते हैं, वे हवा को क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन जब उसने उसी बेल जार में एक पुदीने का पौधा रखा, तो उसने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी सतत जलती रही। इस आधार पर प्रिस्टले ने निम्न परिकल्पना की: पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रिस्टले ने प्रयोग करने के लिए एक मोमबत्ती एवं पौधे का उपयोग कैसे किया होगा? याद रखें कि उसे मोमबत्ती को कुछ दिनों बाद पुनः जलाने की आवश्यकता होगी ताकि यह पता कर सके कि कुछ दिनों बाद वह जलेगी अथवा नहीं। सेटअप को बिना बाधित किए आप मोमबत्ती को जलाने के लिए कितनी विधियों के बारे में सोच सकते हो? जॉन इजेन हाउज 1730 से 1799 ने प्रिस्टले द्वारा निर्मित जैसे सेटअप का उपयोग किया, जिसमें उसने उसे एक बार अंधेरे में और फिर एक बार सूर्य के रोशनी में रखा। इससे यह पता लगा कि पौधे की इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। यह जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने वाले प्राणियों द्वारा खराब हुई वायु को शुद्ध बनाता है। इजेनहाउज ने अपने एक परिष्कृत प्रयोग में एक जलीय पौधे के साथ यह दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए थे, जबकि अंधेरे में रखे गए पौधे के आसपास बुलबुले नहीं बने थे। बाद में उसने इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में की थी। अतः उसने यह दिखा दिया कि पौधे का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन को छोड़ सकता है। 1854 से पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी, किंतु जूलियस वन सैच ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधा वृद्धि करता है तब ग्लूकोज या शर्करा बनती है। ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। उसके बाद के अध्ययनों से यह पता लगा कि पौधे का हरा पदार्थ, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, पौधे की कोशिकाओं में स्थित विशिष्ट भाग, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, में होता है। उसने बताया कि पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। अब आप टी.डब्ल्यू. एंजिलमैन 1843 से 1909 द्वारा किए गए रोचक प्रयोग पर ध्यान दें। उसने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग किया और फिर एक हरे शैवाल क्लाइडोफोरा को, जिसे ऑक्सी बैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया था, को प्रदीप्त किया गया। बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता लगाने के लिए था। उसने पाया कि बैक्टीरिया प्रमुखतः लाल एवं नीले प्रकाश क्षेत्रों में एकत्र हो गए थे। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम एक्शन स्पेक्ट्रम वर्णित किया गया। यह मोटे तौर पर क्लोरोफिल ए एवं बी के अवशोषण स्पेक्ट्रा से मेल खाता है। 13.4 खंड में इसका वर्णन किया गया है। 19वीं सदी के मध्य तक पादप प्रकाश संश्लेषण के सभी मुख्य विशिष्टताओं के बारे में पता चल चुका था, जैसे कि पौधे CO2 तथा पानी से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की कुल प्रतिक्रिया को आनुभविक समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया। CO2 + H2O, प्रकाश की उपस्थिति CH2O ब्रैकेट बंद + O2, जहाँ पर CH2O एक कार्बोहाइड्रेट ब्रैकेट जैसे ग्लूकोज एक 6 कार्बन शुगर का प्रतिनिधित्व करता है। एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी कार्नेलियस वैन नील 1897 से 1985 के प्रयोग ने प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील के पत्थर का काम किया। उसका ध्यान बैंगनी या पर्पल एवं हरे बैक्टीरिया पर आधारित था।
उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रतिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसे निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है: 2H2A प्लस CO2 प्रकाश की उपस्थिति 2A प्लस CH2O प्लस H2O। हरे पौधे में H2O हाइड्रोजन दाता है और ऑक्सीकृत होकर O2 देता है। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 मुक्त नहीं करते हैं। जब H2S बैंगनी एवं हरे बैक्टीरिया के लिए हाइड्रोजन दाता होता है तो ऑक्सीकरण उत्पाद जीवों के अनुसार सल्फर अथवा सल्फेट होता है, न कि ऑक्सीजन। इनसे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधे द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन H2O से प्राप्त H2O से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। बाद में यह बात रेडियो आइसोटोपिक तकनीक के उपयोग से सही प्रमाणित हुई। इसलिए कुल प्रकाश संश्लेषण को प्रस्तुत करने वाला सही समीकरण निम्न 6CO2 प्लस 12H2O प्रकाश की उपस्थिति में 6CH12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यहाँ पर 6H12O6 ग्लूकोज का प्रतिनिधित्व करता है। जल से निकलने वाली O2 को रेडियो आइसोटोपिक तकनीक से सिद्ध किया जा चुका है। यह एक एकल क्रिया नहीं है बल्कि बहुचरणीय प्रक्रम का वर्णन है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या आप यह वर्णन करेंगे कि उपरोक्त समीकरण में जेल के 12 अणुओं को क्रियाधार के रूप में क्यों प्रयोग किया गया है? अब है 13.3 प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है। अध्याय 8 में पढ़ने के बाद निश्चित ही आपका उत्तर होगा कि हरी पत्तियों में, अथवा आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। निश्चित ही आप उत्तर सही है, आपका उत्तर सही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरी पत्तियों में तो संपादित होती ही है, लेकिन यह पौधे के अन्य सभी हरे भागों में भी होती है। क्या आप पौधे के कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं जहां प्रकाश संश्लेषण संपादित हो सकता है? आपने पिछली इकाइयों में पढ़ा होगा कि पत्तियों में मेसोफिल कोशिकाएं होती है जिनमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल कोशिकाओं की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होता है जिससे वे इष्टतम मात्रा में आपतित प्रकाश प्राप्त कर सकें। आपके विचार से हरित लवक कब अपने सपाट पटल भित्ति के समानांतर, देख लेते हैं पिक्चर में क्या क्या दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाया गया हरित लवक का काट कार्य प्रस्तुतिकरण। तो लाइपिड की बूंद ये वाला स्टार्च की कणिका है, ये राइबोसोम है, ये पीठिका है, ये पीठिका पटलिका, ये ग्राना है, ये भीतरी झिल्ली है, बाहरी झिल्ली है, पंक्तिबद्ध होते हैं, मतलब ऊपर भित्ति के समानांतर पंक्तिबद्ध होते हैं। जूम करके पढ़ लेते हैं पहले। वे आपतित सूर्य के प्रकाश से कब लंबित होते होंगे? आपने अध्याय 8 में क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है जिसमें ग्रैना, स्ट्रोमा, लैमेली और स्ट्रोमा तरल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और ATP एवं NADPH का संश्लेषण करता है। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया होती है जो शर्करा का संश्लेषण करता है जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। पहली वाली प्रतिक्रिया को प्रकाश अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। चूँकि यह पूर्णतः प्रकाश पर आधारित है, दूसरी प्रतिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर होती है, अर्थात ATP तथा NADPH जो सैद्धांतिक रूप में अंधेरे में संपन्न होती है, अतः इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया या कार्बन अभिक्रिया कहते हैं। इसके विषय में विस्तृत अध्ययन के बाद हम इसी अध्याय में किया जाएगा।
विस्तृत अध्ययन बाद में इसी अध्याय में किया जाएगा। तो चलिए पिक्चर देख लेते हैं। तो ये पिक्चर बाद वाला में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2।